जय मैया भवानी की जय, समस्त देवी देवता की जय। गुरु भैया गुरु बहना, आप लोग के बीच में एक नीलकंठ पंछी का कहानी आप लोग के बीच में लेके आ रहे हैं। नीलकंठ एक प्रश्न उठाया, अपने पति को बोला, ये भैया जी, आप भाग्य का लिखा क्या बदल सकता है? तो ये कहानी के माध्यम से आप लोग के बीच में हम रखने जा रहे हैं, विस्तार से सुनिएगा। एक जगह घने जंगल में एक नीलकंठ पंछी रहते थे और दोनों मियाँ बीवी अपना रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी बोली, ये पिया जी, आप यहाँ से छोड़ के अपने नगर के चलते हैं, जहाँ पे हमारे नीलकंठ पशु पक्षी रहते हैं, वहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो नीलकंठ के पति बोले कि यहाँ रहने से क्या आपका दिक्कत है? कितना बढ़िया हम यहाँ पे सुकून से तो रह रहे हैं। उनकी पत्नी बोली, नीलकंठ, कि नहीं, जहाँ अपने जाति का नीलकंठ पंछी लोग रहते हैं, वहाँ रहने में आनंद मिलता है। बहुत जिद करने के बाद नीलकंठ का पति तैयार हो गए और दोनों दूसरे जंगल में वहां चले गए। अपने जाति का बहुत पशु पक्षी नीलकंठ लोग थे, पशु पक्षी। वहां पे गए, तब उनके पति पत्नी कह रही हैं अपने नीलकंठ पति से कि ये पिया जी, देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया आनंद आ रहा है, क्या यह भाग्य का लिखा बदल नहीं सकता है? जब वो बोले नीलकंठ, तो वहीं पे राजा एक घूम रहे थे बाग में, जंगल में। वो राजा इतना विद्वान थे, जो पंछी पशु का भाषा जो था वो समझ पाते थे। कोई भी पंछी बोलता था, उसका भाषा राजा समझ लेते थे। वो नीलकंठ और नीलकंठ के पति दोनों जो बातें कर रहे थे वो राजा सुन लिए। बोले, आप क्या प्रश्न कर रहे थे कि भाग्य का लिखा बदल सकता है? बोले, हाँ, भाग्य का लिखा तो बदल सकता है। तो बोले, वो कैसे? राजा बोले कि पूरा बात हमको बताइए। तो नीलकंठ कहने लगा कि ठीक है राजा साहेब, आइए हम आपको कहानी के माध्यम से सुनाते हैं। राजा बोले, ठीक है, सुनाइए। और राजा गौर से सुनने लगे। नीलकंठ सुनाने लगा कि एक गांव में एक गरीब किसान रहते थे। वो दोनों मियाँ बीवी किसान जो थे बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनको एक को औलाद नहीं था। बहुत दिनों के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, एक औलाद उनके घर में पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो भाग्य का लिखा हुआ कहते हैं कि नहीं कोई मिटा सकता है। तो भाग्य का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता है। वो जनानी जो थी किसान का, वो बहुत पूजा पाठ करते थे। उनको एक औलाद भाग में था। वो बहुत विद्वान राजा, हाथ पर उसको नीला निशान था। वो भाग में लेके आया था। जब पैदा हुआ, जैसे ही वो अपना भाग लेके आया था, उसके जब होने के खुशी में किसान जो था इतना उत्सुकता
उत्सव मनाने लगा। उनके खुशी का ठिकाना नहीं हुआ कि चलो एक बेटा तो मेरा हुआ, इतने दिन के बाद हुआ लेकिन एक बेटा हुआ। 2-4-10 दिन बीता, उसके बाद में एक महात्मा जी आए उनके घर भिक्षा मांगने के लिए। वो महात्मा जी आए तो बोले कि आपके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है, वो आपका पुत्र बहुत भाग्यशाली है। किसान बोले कैसे भाग्यशाली है महात्मा जी, हम तो कभी कितने दिन के बाद तो एक मेरा लड़का हुआ है। बोला अब तुम्हारा किस्मत बदल जाएगा। लड़का के हाथ पर निशान देखे ब्राह्मण और बोले कि ये जो निशान है ये भगवान ने इसका किस्मत लिख के भेजे हैं। ये 15 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठेगा, पूरा राज राजपाट जो है सब संभालेगा ये। बोले क्या महात्मा जी आप मजाक कर रहे हैं, हमारे गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। बोले नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं आपको। ये लड़का 15 साल की उम्र में राजा के लड़की से शादी करेगा और राजगद्दी पर बैठेगा। महात्मा जी कह के और चले गए। जब चले गए तो इतना बात जब सब लोग गांव घर सुने तो वो बच्चे को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ा। बहुत दूर दूर से वो किसान के बेटे को देखने के लिए आने लगे उनके घर में। जब किसान के घर में आने लगे, भीड़ देखे करने के लिए लड़के को, उसी गांव के बगल में जो राजा थे उनका राजवाड़ा चलता था, उन्हीं का हुकूमत चलता था। पहले के जमाने में जो थे राजा महाराजा, उन्हीं का कहा हुआ सब कोई करता था, उन्हीं का हुकूमत चलता था। वो पूरे देश के मतलब राजा वही थे। फिर उसके बाद में कुछ दिन बीता, वो राजा शिकार खेलने के लिए निकले तो उनको एक हिरन दिखाई दिया। जब शिकार खेलने के लिए निकले तो वही जंगल में शिकार के मारने के लिए हिरन के पीछे पीछे दौड़ने लगे घोड़ा से। जब दौड़ने लगे, दौड़ते 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 बहुत दूर चले गए जंगल में। जब जंगल में चल गए और वो जो हिरन जो था वो अदृश्य हो गया। राजा को नजर नहीं आया कि किधर चला गया, किधर से आया किधर चला गया, कुछ पता नहीं लगा। अब राजा जो थे इतना दूर निकल गए थे अपने राज्य से जंगल की ओर। प्यास वास लग गया उनको। जब प्यास लग गया तो राजा थक हार के घोड़ा से उतरे और थोड़ा देर बैठ गए। बैठने के बाद पानी की तलाश करने लगे कि पानी कहीं मिल जाए तो पानी पी लें। अगल बगल देखे नहीं मिला, फिर घोड़े पर चढ़े और फिर जंगल की ओर निकल गए पानी के तलाश में। जब और जंगल में भीतर गए हैं बहुत दूर, तब एक महात्मा जी का कुटिया मिला है। वही कुटिया के पास में जाके राजा कह रहे हैं कि कोई है। तो महात्मा जी अंदर से आवाज दिए, हाँ कौन। महात्मा जी जब बोले हैं तो बोले निकले बाहर। तो महात्मा जी से कहें राजा साहेब कि महात्मा जी मेरे को बहुत जोर से प्यास लगा हुआ है, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा के बात था। महात्मा जी कुछ नहीं बोले और अपने कुटिया के अंदर चले गए। जाने के बाद एक लोटा पानी अंदर से लेके आए
और राजा को दिए। राजा पी लिए। उसके बाद में कह रहे हैं, जो वो भीड़ लगा हुआ था, जो किसान के घर जा रहे थे सब लोग, वो बच्चे को देखने के लिए, किसान के बेटे को देखने के लिए। तो राजा ने महात्मा जी से पूछने लगे, ये महात्मा जी, ये भीड़ कैसा लग रहा है? इतना भीड़ कहाँ जा रहा है लोग? बोले, एक किसान का लड़का हुआ है, वो बहुत भाग्यशाली है, उसके हाथ पर नीला निशान है, वही देखने के लिए, दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं कि किसान के घर में बहुत भाग्यशाली लड़का जन्म लिया है। बोले, राजा बोलने लगे महात्मा जी से कि हाथ में नीला निशान होने से कोई महात्मा नहीं हो जाता, कोई राजा नहीं बन जाएगा। इस देश का राजा तो हम हैं, हमसे बड़ा कौन बन सकता है? महात्मा जी बोले, नहीं राजा साहेब, जो राजा किसान का लड़का जन्म लिया है, वो 15 साल की उम्र में इस देश का राजा बनेगा, राजा के बेटी से शादी करेगा और राजा के राजपाट पूरा संभालेगा। राजगद्दी पर वो लड़का बैठेगा 15 साल की उम्र में। राजा सोचने लगे, बोले, सोच उच के फिर बोल रहे हैं महात्मा जी से कि मेरे घर में तो कोई लड़की नहीं है, इस राज का तो हम ही राजा हैं, हमारे घर में लड़की है नहीं, तो शादी वो करेगा किससे? अब कैसे राजपाट संभालेगा? महात्मा जी बताए कि आपके घर में 10वें महीना में एक कन्या, सुंदर सी कन्या जन्म लेगी, उसी से शादी ये बालक करेगा 15 साल की उम्र में और राज गद्दी पर बैठेगा। राजा साहब कहले कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, इस राज का हम राजा हैं तो हम ही राजा रहेंगे और कोई राजा बन नहीं सकता है। महात्मा जी बोले, वो लड़का का भाग में लिखा हुआ है। राजा जी बोले, भाग तो हम लिखते हैं, जब हम यहाँ के राजा हैं तो जो कुछ करते हैं हम ही करते हैं, भाग का लिखा नहीं होता है, जो हम कहते हैं वो होता है। महात्मा जी बोले, नहीं, जो एक बार भाग में लिखा गया, किस्मत में जो लिखा गया, वो कोई नहीं मिटा सकता है। इतना कह के राजा सुने और सुन के चल दिए अपने घर को। जब वहां महल में गए हैं तो राजा साहब बहुत गंभीर से सोचने लगे, तो महात्मा क्यों ऐसे बोल रहा है? मेरे घर में तो बच्चे भी नहीं हैं, लड़की नहीं है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्योंकि राजा का डर था कि हमारा राजपाट छीना जाएगा। कुछ दिन बीता, फिर राजा को पता लगा कि हमारे रानी गर्भवती हैं, तो मन खुश होगा। कुछ दिन में 9 महीने में उनके लड़की जन्म ली, सुंदर सी कन्या जन्म ली। जब कन्या जन्म ली तो राजा साहब का मन में टेंशन होने लग गया, दिमाग में, कि अब मेरे घर तो लड़की हुआ, महात्मा बताए थे कि लड़की होगा, और वो लड़का मेरे शादी कर लेगा मेरे लड़की से, तो मेरा तो बेइज्जती भी हो जाएगा, राज गद्दी भी छीन जाएगा, वो भी गरीब किसान के बेटे से शादी होगा, तो हमारा इतना समाज में चर्चा है, वो तो बेइज्जती होने का। फिर उसके बाद में राजा एक प्लान बनाए कि
हम साधु के भेष में जाते हैं और किसान के लड़के को ले आएंगे और ले आके अपने घर उसको मार देंगे। साधु के भेष बना के राजा जो थे वो किसान के घर पे गए और किसान के घर पे जाके बोलते हैं, माता जी भिक्षा दे दीजिए। किसान जब घर में से निकले हैं तो बोले, राजा साहेब, जो साधु के भेष में बने हुए थे साधु, बोले कि सुने हैं कि तुम्हारे घर में एक बहुत लक्षणवान विद्वान लड़का जन्म लिया है, उसके भाग में लिखा हुआ है कि राजा बनेगा 15 साल की उम्र में। बोले कि सब लोग तो किसान बोलने लगा कि हाँ बाबा, से आपको कैसे पता है? बोले हम तो सब कुछ जानते हैं बच्चा, हम ये भी जान रहे हैं कि तुम्हारे पास रहेगा ये लड़का तो बहुत कष्ट में आएगा, संकट में आएगा। इसके किस्मत में और भी लिखा हुआ है कि इसको 15 साल के लिए किसी साधु संत के पास भेज दिया जाए तो इसका ग्रह जो है वो कट जाएगा। ये बहुत संकट में है, बहुत ग्रह में है। अब राजा महात्मा के बात सुन के, साधु के राजा तो है ये थे, साधु महात्मा बन के गए हुए थे, उनके बात सुन के किसान बेचारा घबराने लग गया कि एक तो इतने दिन के बाद एक औलाद हुआ, एक महात्मा आए तो बोले कि 15 साल के बाद राजा बन जाएगा, राजगद्दी पर बैठेगा, और ये महात्मा आए हैं तो बोल रहे हैं कि इसके कुंडली में बड़ा ग्रह है जो 15 साल के लिए इसको साधु महात्मा के साथ रहना पड़ेगा। बोले किसान, ठीक है, हम अपने पत्नी से पूछ के आते हैं। जब किसान अपने पत्नी से पूछने गए कि ए रानी, ए मालकिन, से एक महात्मा आए हैं, साधु महात्मा अपने दरवाजे पे, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे लड़का के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, संकट है, ग्रह है, ये साधु महात्मा के साथ रहेगा 15 साल तक, तभी ये कष्ट दूर होगा, नहीं तो ये लड़का का कष्ट दूर नहीं होगा। अब रानी जो किसान के मेहरारू थे वो बेचारी चिंता में पड़ गई कि एक तो जन्म इतने दिन के बाद मेरा लड़का हुआ है और दूसरे में ये ब्राह्मण लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ग्रह है, संकट है, अब करे तो क्या करें। राजा देखिए छल कपट करके वो किसान से बेटा को मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए किसान, ये मेरे को दे दीजिए और 15 साल बाद अगर सियान हो जाएगा, इसका ग्रह कट जाएगा तो हम आपके पास वापस दे जाएंगे। किसान मान गए बात को, लेकिन किसानिन जो थी उनकी पत्नी वो मानने के लिए तैयार नहीं होने लगी, क्योंकि कितनों है तो बाल बच्चा का गुरु भैया गुरु बहना ममता हो जाता है, अपने नज़र से दूर भेजने के लिए दिल नहीं गवाही देता है। लेकिन फिर भी दोनों व्यक्ति अपना पत्थर कलेजा करके गुरु भैया गुरु बहना वो राजा को सौंप दिए। जब राजा को सौंप दिए तो एक बात जो किसानिन थी वो बोली कि देखिए महात्मा जी, 15 साल पूर जाएगा तो आप हमारे बेटे को हमारे पास जरूर वापस कर दीजिएगा। राजा वो जो साधु के रूप में राजा थे बोले हाँ हाँ, हम तो भेज देंगे, जरूर हम पहुंचा देंगे। राजा लेके चले आए। जब लेके चले आए
गुरु भैया गुरु बहना सोचे कि अब इसको पोसेंगे पालेंगे, 15 साल के होगा तो फिर मेरे बेटी को ब्याह कर लेगा, मेरा राजपाट सब छीन जाएगा। वो क्या किए कि एक काठ का बक्सा बनवाए और उसमें सोना चांदी भर दिए। अब भर के और राजा साहब बोले नदी में दहा देते हैं, नदी में डूब जाएगा तो मर जाएगा, वो हमारे बेटी से शादी नहीं होगा। वो राजा साहब काट के बक्सा में रख दिए, धन दौलत रख दीजिए, ऊपर से सोने का पत्रा से उसको बंधवा दिए, बंधवा के नदी में दहवा दिए। जब नदी में दहा दिए, वो पानी में बक्सा जो था दहते दहते दूसरे राज्य में एक सेठ थे, वो स्नान कर रहे थे, स्नान करके पूजा पाठ कर रहे थे। जैसे देखे कि एक बक्सा दह के आ रहा है, भाई कुछ होगा देखते हैं। चमक रहा था, जब सूरज के सुबह सुबह का रोशनी पड़ता है तो चमकने लगता है, सोना चांदी जो होता है तो वो चमकने लगा। वो सेठ जो थे उनका नाम था धर्मा सेठ, धर्मा सेठ नाम था। और उनका भी एको बाल बच्चा नहीं था, बहुत धन दौलत था, नौकर चाकर हाथी घोड़ा सब कुछ था, लेकिन उनका एक भी बाल बच्चा नहीं था। वो रोज सुबह स्नान करने जाते थे। उसी दिन स्नान करके पूजा पाठ करके जब लोटा में जल भरने लगे तो वो बक्सा देखे। जब बक्सा देखे तो बक्सा को छान लिए, छान के जब खोले हैं उसमें तो देख रहे हैं कि एक सुंदर सा खूब बालक है, धन दौलत सब उसमें सोना चांदी रखा हुआ है। बालक को उठाए और ले गए अपने घर। जब अपने घर ले गए तो अपने पत्नी को धर्मा सेठ कह रहे हैं कि ये मालकिनी देखिए, एक गंगा मैया का कृपा से हमको बालक एक मिला है, से पता नहीं कौन ऐसा अभागा अभागिन है जो बच्चे को बक्सा में करके गंगा जी में दहा दिया है। गंगा माई का इच्छा हुआ, हमारे बच्चे भी नहीं हैं, हम लोग इसको पालेंगे पोसेंगे, बुढ़ापे का एक सहारा हो जाएगा। धर्मा सेठ का पत्नी बोले हाँ बात तो सही है, चलिए बढ़िया बात है। वो लड़का धीरे 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 धर्मा सेठ के घर में बड़े होने लगे, पोस पाल के सियान कर दिए, पढ़ लिख के विद्वान भी किए, एक से एक उसके अंदर गुण भर गया, विद्वान बन गया पढ़ लिख के। राजा साहेब ये बात को तो भूल ही चुके थे, क्योंकि 15 साल बीत गया था, 14 साल बीत गया था, 15वां साल लगने वाला था। उसी रास्ते से ये राजा जो थे वो उनका तबेला जा रहा था। उसी रास्ते में एक बच्चा खेल रहा था, वही धर्मा सेठ के महल से कुछ दूर पे उनका तबेला जा रहा था। वहीं पे वो लड़का भी खड़ा था। जब देखा कि घोड़ा हाथी जा रहा है तो लड़का को कचराने के चलते वो लड़का को जाके बचा लिया। जब लड़का को बचा लिए, ये राजा जो देखा तो बोला ये लड़का तो बहुत बहादुर है, बहुत विद्वान लगता है, किसका लड़का है। वो घोड़े पर से उतर गए और उतर के वो लड़का से, जो किसान का लड़का था,
उससे पूछने लगा कि बेटा तुम किसके लड़के हो, इतना बहादुर हो, ये लड़के को बचा लिया तुमने। जब इतना बात कहते कहते वो नजर पड़ा उसके हाथ पे जो नीला निशान था, ये राजा को दिमाग खनक गया कि मैं तो ये लड़का को किसान का लड़का का हाथ में देखा था, ये लड़का का हाथ में कहाँ से आ गया। उसको नदी में दहा दिए थे, ये कहीं वही तो लड़का तो नहीं है। अब उससे सवाल जवाब करने लगे, बोले तुम्हारा पिता कौन है, तुम कहाँ रहते हो, वो सब पूछने लग गए। जब राजा पूछे तो धर्मा सेठ के राजा के बेटा जो था वो बताया कि मेरे पिता का धर्मा सेठ है, नाम है, इसी गांव में हम रहते हैं, बहुत नामी गामी हमारे पिता का नाम चलता है, धर्मा सेठ नाम है, मैं उन्हीं का भी पुत्र हूँ। राजा बोले बेटा क्या अपने पिता से मिलवा सकते हो। बोले हाँ चलिए मिलवा देंगे, कोई बात नहीं। बोले चलो। लड़का आगे आगे गया और राजा साहब पीछे पीछे गए। जब अपने महल में पहुंचा है वहां धर्मा सेठ के लड़का तो पिताजी से बोला कि पिताजी एक दूसरे देश का राजा आए हैं आपसे मिलने। जब धर्मा सेठ देखे तो बोले भाई क्या बात हो गया, जो दूसरे देश के राजा आज हमारे घर मिलने के लिए आए हैं। राजा साहब को देख के अचंभित हो गए धर्मा सेठ, लेकिन फिर भी उनको बैठने के लिए बोले कि बैठिए, स्वागत है हमारे महल में आपका, बताइए कैसे आना हुआ राजा साहब, क्या बात है। तो राजा साहब धर्मा सेठ से कह रहे हैं कि आपका लड़का बहुत गुणवान है, बहुत तेज है और बहुत गुणवान है, इतना गुणवान आज तक हम लड़का नहीं देखे हैं। तब धर्मा सेठ कह रहे हैं कि हाँ राजा साहब, जब से ये लड़का हमको मिला है तब से हमारे घर में कोई चीज का कमी नहीं है और दिन पर दिन हमारे घर में बढ़ंती हो रहा है। राजा साहब ये बात को बोले कि मतलब मिला है मतलब क्या, इसका मतलब क्या है। राजा साहब ये बात को पूछने लग गए। तब धर्मा सेठ बताए कि ये लड़का जो है मेरा अपना बेटा नहीं है, ये लड़का हमको नदी में बहते आ रहा था, संदूक में हम स्नान कर रहे थे, तब ये लड़का हमको मिला था। हम बस इसको पोसे हैं, पाले हैं, और जब से मेरे घर में आया है, जब से मेरा धन चरगुना बढ़ते जा रहा है। राजा साहब बोले कि ये लड़का को हमको दे दीजिए, हमारे ऐसे गुणी और तेज लड़के को हमको जरूरत है हमारे महल में, अगर आप दे देते तो बहुत बढ़िया होता। बोले ठीक है आप ले जाइए, नौकरी पर रखना है तो ले जाइए, रख लीजिए। वो तुरंत एक लेटर लिखे और लेटर लिख के साइन करके मोहर मार के अपना राजा इस लड़के को दे दिए और बोले कि ये लेटर लेके आप चले जाना हमारे देश में, हमारे राज्य में, और रानी को दे देना, रानी आपको काम पर रख लेंगे। देखिए गुरु भैया गुरु बहना, ये मोर कैसे कैसे कहानी में ले रहा है। आप लोग पूरा कहानी को सुनिएगा तभी इसका रहस्य पता लगेगा कि राजा क्या किया
कैसे किया क्या नहीं किया। वो लड़का बिहान हुआ और राजा चले गए, दूसरे देश में भ्रमण के लिए जा रहे थे। राजा चले गए अपना देश भ्रमण करने के लिए, और ये लड़का जो था धर्मा सेठ का, सुबह उठा, नहाया धोया और चल दिया वो राजा के देश में, राजा के पास जाने के लिए, महल की ओर। देखिए, वो रास्ता में जाते जाते जाना था वो राजा के महल, लेकिन वो चला गया दूसरे रास्ते, जहाँ पे बहुत घना जंगल था। उसमें डाकू लोग अपना अड्डा बनाए हुए थे। एक झोपड़ी बना हुआ था। इसको जाते जाते ये लड़का रास्ता भटक गया, और उसी जंगल में भटकते भटकते वो झोपड़ी के पास एक चला गया। उस जंगल में झोपड़ी था, वही झोपड़ी के पास वो चला गया। जब वो झोपड़ी के पास गया है तो सोचा अब रात तो हो ही गया, चलते हैं देखते हैं वो झोपड़ी में कोई ना कोई तो रहता ही होगा, वहीं पे रह लेंगे और सुबह के सफर फिर करेंगे। वो लड़का झोपड़ी में गया है। जब झोपड़ी में घुसा है अंदर, तो देख रहा है कि उसमें नीचे में है एक सीढ़ी बनाया हुआ है धरती के नीचे। वही सीढ़ी पकड़ ले चला गया नीचे। जब नीचे नीचे गया है धरती के अंदर में, तो देख रहा है कि खूब बढ़िया महल बनाया हुआ है। एक बुढ़िया माई उसी में खाना बना रही है, खाना बना रही है, और पूरा घर एकदम अंदर चकमक चकमक कर रहा है, क्योंकि वहां पे गुरु भैया गुरु बहना डाकू का बसेरा था। 5-6 डाकू रहते थे, और वो बुढ़िया माई को खाना बनाने के लिए रखे हुए थे। बुढ़िया माई खाना बनाती थी डाकू लोग को। वो लोग लूटपाट करके आते थे रात में, और उसी में आराम करते थे, फिर दिन में निकल जाते थे, वही जंगल में लूटपाट रोज करते थे। जब वो धर्मा सेठ के लड़का बुढ़िया माई के पास गया है, तो बोला, माता जी आप यहाँ इस जंगल में अकेले कैसे रह रहे हैं? अब जब माता जी देखी है बुढ़िया माई, तब इनको तो बहुत अचंभव लग गया कि ये लड़का कहाँ से भूला भटका आ गया। दिखने में तो बहुत विद्वान लड़का लग रहा है, ज्ञानी लग रहा है, राजा महाराजा के बेटा लग रहा है। इस जंगल में मेरे कुटिया में कैसे आ गया, मेरे महल में? अगर वो डाकू लोग देखेगा तो इसको तो काट देगा, जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाने देगा। बोला, बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए? कौन रास्ता बताया आपको? कैसे आया? वो सारा बात धर्मा सेठ के लड़का बताने लगा कि देखिए माताजी, हमारे पास ये चिट्ठी है, ये राजा के पास हम जा रहे हैं, हमारे नौकरी के लिए बुलाए हैं। अब वो मैं रास्ता भटक गया हूँ और रात भी हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ मैं जाऊँ, किधर से जाऊँ, रास्ता किधर से है। ये जंगल में मैं भटक के रह गया, यहीं पे हूँ। जब देखा हूँ कि एक झोपड़ी है, तो यही झोपड़ी में मैं सोचा कोई होगा तो यहाँ आराम कर लेंगे और सुबह हम निकल जाएंगे। बुढ़िया माई बोली, ये तो बात ठीक है बेटा, लेकिन ये अड्डा जो है, यहाँ जो रहते हैं ये लोग बहुत खतरनाक डाकू हैं, तुमको जान मार देंगे। सोचेंगे कि कोई सीआईडी राजा भेजा होगा, इसीलिए ये लड़का आया है। बोले, नहीं माता, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैं कोई सीआईडी नहीं हूँ, मेरे पास ये लेटर है, आप ये लेटर दिखा दीजिएगा हमारा। बोला, ठीक है बेटा, बैठो। बुढ़िया माई रोटी बनाई, सब्जी बनाई, और ये बच्चे को खिला दिया, धर्मा सेठ के बेटा को खिला के, और उसको बोला
बेटा वो कोने में जाके सो जाओ, नहीं तो वो देखेगा आते ही 10 सवाल करेगा मेरे से। वो लोग आ जाएंगे, खा पी लेंगे, तो हम उसको बाद में बताएंगे। जब धर्मा सेठ के राजा के लड़का खा पी के सो गए, तब वो लोग डाकू जो थे, 5-6 डाकू आए तो खाना वाना खा लिए। खाना खाने के बाद बोले माता अब हम सोने जा रहे हैं। जब कोना में नजर पड़ा तो बोला माता ये कोना में क्या है, चद्दर ओढ़ा के क्या, कौन सोया हुआ है, कौन आया है। तब बुढ़िया माई बताने लगी कि बेटा एक दूसरे गांव का धर्मा सेठ का राजा का लड़का है और दूसरे गांव में राज में जा रहा है। ये रास्ता भटक गया है बेचारा, भटकते भटकते जंगल में आ गया है। ये सुबह अपना चला जाएगा। बोला कि तू ऐसे अरे गरे कि कैसे रख लेती है माता, कोई भी हो सकता है, सीआईडी लग के आएगा तो हम लोग को अड्डा का पता लग जाएगा, फिर हम लोग भी पकड़े जाएंगे। बोले नहीं बेटा, इसके पास एगो चिट्ठी है, वो राजा का लिखा हुआ, वो राजा काम पर रखने के लिए उसको चिट्ठी लिख के दिया है। वही राजा के पास ये जा रहा था, रास्ते में रास्ता भटक गया, ये आ गया यहाँ। जब इतना बात सुना वो डाकू लोग, तो बोला कि अच्छा देखते हैं ये लेटर में क्या लिखा हुआ है। वो धीरे से उसके जेब में था, वो लेटर धीरे से निकाले डाकू, और निकाल के जब पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि आदमी जाएगा तो इसको मार के तुरंत फेंकवा देना मेरे वापस आने के पहले। ये डाकू क्या किया, गुरु भैया गुरु बहना देखिए, कहते हैं जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। ये डाकू लिख के उसमें लेटर में डाल दिया कि रानी के मालूम कि ये लड़का मैं भेज रहा हूं, ये लड़का को जल्दी से जल्दी अपने लड़की के साथ शादी करके और निपटारा कर देना, हमारा आने से पहले ये काम हो जाना चाहिए। ये लिख के और लड़का को जेब में डाल दिया। और लड़का का भी मालूम नहीं पड़ा कि हमारा लेटर निकाले है कोई या निकाल के डाला है। सुबह हुआ, उसको नाश्ता पानी करा दिए धर्मा सेठ के लड़का को डाकू, और बोले चलिए हम रास्ता बता देते हैं। डाकू लोग जो था वो राजा के राज में पहुंचा दिया, और पहुंचा के डाकू लोग वापस आ गया। बोला यही राज है, आप अब इसी रास्ते से चले जाइए, जो राजा के महल में आप प्रवेश कर जाइएगा। वैसे ही किया धर्मा सेठ का लड़का। गुरु भैया गुरु बहना जब वहां पहुंचा है तो दरबारी लोग, जो नौकर चाकर जो थे दरबानी से वहां पे दरवाजे पे, वो रोकने लगा। तो लड़का वो लेटर निकाल के दिया, बोला राजा साहब हमको ये लेटर दिए हैं, बोले हैं कि ये लेटर दिखा देना, आपको नौकरी पर रख लिया जाएगा। वो राजा के कहा हुआ जब लिखा हुआ देखा दरबानी लोग, तो सीधे महल में रानी के पास भेज दिया, क्योंकि रानी के ही नाम से ऊपर लिखा हुआ था। जब वहां गया, रानी को जब लेटर पकड़ाया, पैगाम जो लिखा हुआ था, रानी खोल के पढ़े तो रानी सोचने लगे कि राजा का क्या इस
लड़के में दिखाई दिया और क्या गुण पाए इसमें कि इतना जल्दी बोले कि हमारे आने से पहले शादी ब्याह कर देना, निपटारा कर देना है। रानी राजा के कहा हुआ जो लेटर था उसी हिसाब से लड़की का अपना शादी कर दिए। करने के बाद लड़का जो था वहीं पे रहने लगा और राज गद्दी पर बैठ गया। राजा कुछ दिन के बाद वहां से आए। जब आए तो राजा तो सोचने लगे मन में कि चलो रानी तो अब तक वो लड़का का मार के फेंकवा उपा दिए होंगे। ये मन में राजा अपना सोचते आ रहे हैं। जब महल में आए हैं तो देख रहे हैं कि राजा के रजगद्दी पर वो लड़का बैठा हुआ है। जब बैठा हुआ है इनको देख के पैर तले जमीन खिसक गया कि ये रानी को मैं बोला था कि इसको मार के फेंक देना मेरे आने से पहले, लेकिन ये रानी मारी नहीं है, ये तो और रजगद्दी पर बैठा दिया। रानी से पूछा कि ये रानी, हम लेटर भेजे थे आपको कि इसको मार के भेज भगा देना, मार के फेंक देना, तो तुम इसको रजगद्दी पर बैठाई हो। रानी बोलने लगी कि जो आप लेटर में लिख के भेजे थे वही काम मैं किया हूं। राजा बोले कि हम तो भेजे थे कि इसको मार के जितना जल्दी हो सके दफना देना, कोई जान भी ना पाए। बोला नहीं, उसमें लिखा हुआ था कि जितना हो जल्दी हो सके अपनी पुत्री को इस लड़के से शादी कर देना। ये बहुत विद्वान लड़का है, ज्ञानी लड़का है, इसलिए हम शादी कर दिए। राजा माथा ठोकने लग गए कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। फिर भी राजा साहब हार नहीं मान रहे हैं। गुरु भैया गुरु बहना देखिए कैसे कैसे अहंकारी होते हैं राजा जो होते हैं, अपना राज बचाने के चलते क्या क्या करने पर उतर जाते हैं। आइए कथा की ओर चलते हैं। राजा जब रानी कही कि जो आप लिख के भेजे थे वही मैंने किया, आपका कहल, आपका बात कैसे टाल सकते थे। जब रानी लेटर ले आके दिखाई तो राजा का दिमाग से एकदम खराब हो गया और तुरंत वो तलवार निकाले अपना म्यान से और बोले कि आज ये लड़का को हम 2 टुकड़ा कर देंगे और काट के बहा देंगे। जब काटने के लिए चले हैं, जैसी लड़की उनकी जो थी राजा का, वो आगे बढ़ गया, दोनों हाथ फैला दिया, बोला पापा जी ये हमारे पति हैं, धर्म पति हैं, हम इनको मारने नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे पति हैं, जीवन साथी हैं, हम इनसे शादी किए हैं। इतने देर में ये सब बात होते ही हो ही रहा था कि तब तक एक दरबानी आया। राजा साहब को बोला, राजा साहब एक साधु महात्मा अपने दरवाजे पे आए हैं। राजा साहब तलवार नीचे कर लिए, बोले ठीक है, जो महात्मा आए हैं उनको अंदर ले आओ। जब महात्मा आए तो बोले हर हर महादेव। राजा साहब बोले कि हर हर महादेव। बोले आप पहचाने हमको? बोले नहीं महात्मा, आपको तो नहीं पहचाने हैं, बैठिए जलपान कीजिए। राजा साहब जलपान उपान दिए। बोले आप नहीं पहचाने हमको? बोले नहीं नहीं राजा साहब। बोले कि नहीं, हम नहीं पहचाने महात्मा जी। बोले जो 15 साल पहले हम आपको मिले थे झोपड़ी में, जो आप प्यासे छटपटा रहे थे तो हम पानी आपको पिलाए थे और आपको वरदान दिए थे कि 10वें महीने में आपको घर में लड़की होगा। तो बोले
हाँ बोले थे, बोले देखिए वही वो लड़का है किसान का जो आपका राजगद्दी पर बैठा हुआ है। हम बोले थे आपको कि किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है, क्योंकि वो ऊपर से ही किस्मत लिखवा के आया है कि 15 साल के बाद हम राजगद्दी पर बैठेंगे, राजा के गद्दी पे, और राजपाट संभालेंगे। तो देखिए जो किस्मत का लिखा हुआ था वो आपका राजपाट संभाल लिया और राजगद्दी पे बैठ गया। राजा साहब दोनों हाथ जोड़ के वो महात्मा के चरण में गिर गए। अब बोले महात्मा जी सही बात आपने बोले थे कि किस्मत के लिखा हुआ कुछ नहीं, कोई नहीं मिटा सकता है। महात्मा जी बोले अब आपको ये सब राजपाट मोह ममता त्याग के आपको प्रभु का गुण गाना चाहिए, और चलिए हमारे साथ तीर्थ यात्रा पर। अब तीर्थ यात्रा पर आप साधु महात्मा के साथ हरि नाम जपिए, महादेव का नाम जपिए। अब ये संसार से मोह माया छोड़ दीजिए। राजा उसी समय बोले महात्मा जी सही बात बोल रहे हैं, इस संसार में कुछ नहीं रखा हुआ है, जो किस्मत में जिसका लिखा होता है वही होता है। हमने तो बहुत कोशिश किया कि हम अपना, हमारा राजगद्दी है, हमारा राज चलता है, हम गरीबों का किस्मत लिखते हैं। लेकिन नहीं महात्मा जी, हमारा लिखा हुआ नहीं किस्मत बनता है, जो ऊपर से लिख के आता है वही किस्मत बनता है। वही राजपाट छोड़ दिए गुरु भैया गुरु बहना, और वही साधु महात्मा के साथ राजा साहेब सारा राजपाट त्याग के चल दिए। तो गरीब का जो लड़का था वो 15 साल में गरीब राजा बन गया। राजा बन गया जब जैसे पता लगा किसान का कि 15 साल बाद किसान का बेटा राजा बना है, तो वो भी माँ बाप यहाँ पे आ गए राजा के पास। राजा के दरबानी जाने नहीं दिया अंदर। बोला आप लोग कौन हैं? आप गरीब गुरबा को कोई भी कदर नहीं करता है गुरु भैया गुरु बहना। जब नहीं जाने दिया तो राजा साहब जो उनका बेटा जो बैठा हुआ था राजगद्दी पर, दरबारी से बोला ये दरबानी, वो जो राजगद्दी पर बैठा हुआ है वो हमारा बेटा है। बोला हम कैसे मान जाएंगे कि आपका बेटा है? बोला 15 साल के लिए साधु महात्मा इसको लेके आए थे हमारे यहाँ से, और ये लड़का 15 साल के बाद राजगद्दी पर बैठेगा। राजा से ब्याह, लड़की से ब्याह होने के लिए था। रानी बोली हाँ ये बात सही है। रानी आदेश दी और राजा जो बैठा हुआ था उनके लड़का बोला उन दोनों बूढ़ा बूढ़ी को आने दीजिए, किसान किसानिन को। जब आए किसान किसानिन तो अपने बेटे को गले में लगा के साट लिए, और वहीं पे उनका देहांत हो गया। दोनों किसान किसानिन का अंतिम संस्कार उनका बेटा किया, और अपना दोनों प्राणी, राजा के बेटी और किसान का बेटा, दोनों अपना राजपाट चलाने लगे। तो ये किस्मत का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता है गुरु भैया गुरु बहना। यही कहानी हम लोग आप लोग के बीच में रखे हैं। कहानी का अंत यही हुआ कि राजा साहब अपना बैरागी रूप धर लिए। किसान किसानिन जो थे, जो मन खुश हो गया, उनका भी भगवान का प्यारे हो गए। और
ये जो किसान का लड़का था अपना राजपाट चलाने लगे। यही कहानी का अंत था। अच्छा लगेगा तो कमेंट में जरूर हर हर महादेव